हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी अपने चैप्टर के बेसिक्स के बारे में कवर कर चुके हैं। आज के चैप्टर में हम आगे के फर्दर टॉपिक्स को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अगर हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करें कि हमने पिछले लेक्चर में अपने क्या-क्या चीजें कवर करी थी, तो वहां पे सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था कि जो केमिकल रिएक्शन है वो होता क्या है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन को समझने के बाद केमिकल रिएक्शन की इक्वेशंस के बारे में देखा था कि इक्वेशन कैसे होती है, और साथ ही साथ उन्हीं इक्वेशन की बैलेंसिंग के बारे में भी क्वेश्चंस किए थे। लास्ट में हमने इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि क्या-क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं कहीं पे केमिकल रिएक्शन होने की वजह से। तो ये जो हमारे टॉपिक्स थे, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 के टॉपिक्स, मतलब लेक्चर नंबर 1 में जो हमने यहाँ पे बेसिक के बारे में बात की थी। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को कंप्लीट करते हुए आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है, उनको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक है हमारे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कितनी तरीके की हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, सारी केमिकल रिएक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, कैसे कोई एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन से डिफरेंट है, हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे दो अलग से नए टॉपिक के बारे में देखेंगे, वो है एक कोरोजन और एक है हमारी रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी हमारे सिलेबस से ऑलरेडी कट हो चुका है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वजह से हमें यहाँ पे उसको कोरोजन और रेंसिडिटी के बेसिक को समझना है। तो अब हम सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कितनी तरह की हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, और हर एक केमिकल रिएक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हुआ हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमारी काफी तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो जो हमें आज के चैप्टर में कंप्लीट करने हैं, हम उनके बारे में सिर्फ देखेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी केमिकल रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप है हमारा केमिकल रिएक्शन का, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है हमारा इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन फिफ्थ हमारी रिएक्शन है इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिक्स्थ है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन सेवेंथ है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एट्थ हमारे पास इसमें रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये है हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन कौन-सी है? वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हो गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पाँचवीं है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सिक्स्थ है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेवेंथ है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एट्थ है हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक-एक करके इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, किस तरीके से कौन-सी केमिकल रिएक्शन होती है और क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं इन केमिकल रिएक्शंस की। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हमारे दो सब्सटेंस या फिर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और उसके कंबाइन की वजह से कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे दे रखा है, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब अगर हमारे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं और जिनकी मदद से हमारा एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे तो ये हमें नाम से भी पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब हम चीजों को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारे रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन, यानी रिएक्टेंट हमारे कंबाइन होंगे और कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। हमेशा याद रखना कि जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा उसमें सिंगल प्रोडक्ट की ही फॉर्मेशन होगी। ये हमारा एक रिएक्शन को पहचानने का तरीका है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा और दो या दो से ज्यादा हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे जो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ नीचे देखो एक फिगर दे रखी है जिसमें क्या दिखाया गया है, हमारे पास ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, मतलब ए और बी हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। जब ये दोनों हमारे रिएक्ट करके कंबाइन करेंगे तो इससे हमारे एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एबी। एबी क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं, वन और टू, यानी दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका नाम है एबी। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो देखो हमारी बुक में जो एनसीईआरटी है उसमें हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें ये बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको हम क्लीन अप क्यों करते हैं, मतलब उसके जो ऊपर की इम्प्योरिटीज है उसको क्यों हटाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो जब मैग्नीशियम रिबन हमारा किसकी फॉर्म में आता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, तो हमारे किसकी फॉर्मेशन करता है, एमजीओ की। एमजीओ क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने करते हैं तो बताओ किसका फॉर्मेशन होता है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वो किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, CO2 की। CO2 क्या है, CO2 हमारी एक तरीके की गैस है जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा हमारे पास कितने रिएक्टेंट आ रहे हैं, दो रिएक्टेंट आ रहे हैं जिसकी मदद से हमारा एक सिंगल एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन
हो रही है। तो ये दोनों हो गए हमारे किसके रिएक्शन के एग्जाम्पल? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। सेकेंड रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो, कॉम्बिनेशन का जिस तरीके से हमने नाम से पता किया था वैसे हम डीकम्पोजिशन का भी देखेंगे। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन होता है, डीकम्पोज होना, टूटना। तो यहाँ पे क्या होगा? एक सिंगल प्रोडक्ट तुम्हारा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे ये हमारा किसका अपोजिट हो गया? ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट। A reaction in which a single reactant break downs to form two or more product is known as decomposition reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को करेगा, उसी को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारे पास नीचे एक फिगर दी गई है जिसमें क्या दिखाया गया है? देखो हमारे पास एक इसमें ब्लू कलर की बॉल है और एक हमारे पास इसमें एक है हमारे पास इसमें रेड कलर की बॉल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा मानो ए और बी, ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, अब क्या होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में? ये जो हमारे ए और बी कलर की बॉल्स है, बॉल्स के थ्रू हमें इजिली समझ में आएगा। ए और बी जो बॉल है वो कंबाइन होकर के एक रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो ये जो हमारा सिंगल रिएक्टेंट है ये ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। यानी ये जो रिएक्टेंट ए बी है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ए प्लस बी में। मतलब यहाँ पे हमारे कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? टोटल टू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इस वजह से कौन सी रिएक्शन हो गई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या था? सिंगल था। लेकिन जब हम यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट सिंगल होगा। ये हमारा एक ट्रिक होती है जिससे हम पहचानते हैं डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। तो ना वैसे तो ये हमें नाम से क्लियर हो जाता है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होगा, वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कंबाइन होगा, और डिकम्पोजिशन में प्रोडक्ट हमारा ब्रेक डाउन होगा, मतलब दो या दो से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन एक ये तरीका होता है जिससे हम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को आसानी से पहचान सके, जिसमें हम देखेंगे कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल होगा, और वहीं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो सिंगल होगा। ये हमारा डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें याद रखना है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो देखो जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसके थ्री टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और तीसरा है हमारा इसमें फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो अब इन डीकम्पोजिशन में ये तीन टाइप का तो दे रखा है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो थर्मल का मतलब होता है हीट। वो डिकम्पोजिशन मतलब वो ब्रेकडाउन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। यानी अगर हम किसी भी रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और सिंगल रिएक्टेंट हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट रहा है तो वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक सिंगल रिएक्टेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन करेंगे। और वहां अगर हम फोटोलाइटिक के बारे में बात करें तो फोटोलाइटिक में हम लाइट की प्रेजेंस में एक सिंगल रिएक्टेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये है हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स। अब हमें क्या करना है? एक एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स के बारे में देखना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नॉर्मल सा कि क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है। जब हम CaCO3 को क्या करेंगे? हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसमें मिलेगा CaO प्लस में CO2। देखो CaCO3 क्या है? ये है हमारा इसमें कैल्शियम
कार्बोनेट, और जो हमारा CaO है वो हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में CO2 हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये क्या देखने को मिला कि एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में टेक प्लेस हो? प्रेजेंस ऑफ हीट में, यानी हीट की प्रेजेंस में अगर हम एक सिंगल रिएक्टेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट में तोड़ेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है PbNO32, ठीक है। PbNO32 को जब हम हीट करते हैं, यानी इसमें जब हीट करेंगे, इस कंपाउंड को हीट करने पे ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? PbO प्लस में NO2 और साथ ही साथ O2। देखो जो हमारा PbNO3O2 है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। PbO जो है वो भी हमारा सॉलिड फॉर्म में बनेगा। NO2 और जो O2 होगा वो हमारे किस फॉर्म में आएंगे? गैसियस फॉर्म में आएंगे। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा PbNO32 है वहां पे हमारी RHS और LHS की वैल्यू हमारी डिफरेंट है। तो जब हम इसे बैलेंस करेंगे हमारी इक्वेशन होगी ट्वाइस ऑफ PbNO32, हीट की प्रेजेंस में ट्वाइस ऑफ PbO प्लस 4 ऑफ NO2 प्लस में O2 बनाएगा। ये PbNO32 क्या है? ये है हमारा लेड नाइट्रेट, यानी लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो इससे हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन की। तो देखो ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछी गई है। तो हमें थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में अब यहाँ से ये आइडिया लग गया कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारी हीट की प्रेजेंस में हो उसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक मतलब जो हमारी लाइट की प्रेजेंस में हो। तो यहाँ पे भी लिखा गया है, क्या बोला गया है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट की प्रेजेंस में हम अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें तो इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है। AgCl को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है? वो हो जाता है हमारा Ag प्लस Cl2 में। देखो जो हमारा AgCl है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब उसे हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो Ag की फॉर्मेशन करेगा, और वही Ag हमारा किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2। एक और है हमारा इसमें AgBr, जिसको जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो भी हमारा क्या बनाता है? Ag प्लस Br2, यानी ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ Ag प्लस ट्वाइस ऑफ 2Ag प्लस Br2। ये दोनों हमारे, ये जो है हमारी किसमें यूज किए जाते हैं? फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। इसमें हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो हमारी फोटोग्राफी में यूज होती है। तो वहां पे हमें लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ AgCl को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो वो Ag प्लस Cl2 बनाएगा। इसी तरीके से जब हम AgBr को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो वो Ag प्लस Br2 बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या बताया गया था? उसमें ये बोला गया था अगर हमारी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखो अगर हम इसका एग्जांपल डिस्कस करें तो इसके एग्जांपल में क्या बोला गया? अगर हम H2O को, यानी वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बिजली को उसमें
कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, तो ये जो हमारा H2O है यानी ये जो वाटर है, लिक्विड है, वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है? वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है H2 गैस और साथ ही साथ O2 गैस के अंदर। यानी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से इससे एक हमारी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और एक हमारी इसमें ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे ये दूसरी इम्पोर्टेंट हमारी इक्वेशन हो गई जो पेपर में आती है, तो ये हमें याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी वाटर मतलब व्हेन वी पास्ड इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं वाटर में, इट डिकम्पोजेज इनटू, वो हमारा डिकम्पोज हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास अब आई थर्ड कौन सी रिएक्शन है? वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कर रहे हैं, नाम से इसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। क्या नाम बोल रखा है? डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें हम क्या करेंगे? चीजों को डिस्प्लेस करेंगे। अब ये कौन सी चीजें हैं? तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे, जो ज्यादा जल्दी से रिएक्ट करते हैं, ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उस रिएक्शन से डिस्प्लेस करके उसी कंपाउंड के साथ नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, क्या बोला गया है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब तुम्हारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, तो उससे जो हमारे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? हमारे पास यहाँ रिएक्शन गिवन है। क्या दे रखा है इस रिएक्शन के अंदर? हमारे पास एक ए रिएक्टेंट है, एक है हमारे पास रिएक्टेंट बी और सी। जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो ए है, ए कैसा है? ए हमारा मोस्ट रिएक्टिव है और बी हमारा लेस रिएक्टिव है। तो ये ए क्या करता है? ए बी को उस रिएक्शन से हटा करके सी के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है? ए सी। और जो हमारा बी यानी लेस रिएक्टिव है वो अकेला रह जाता है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? ए प्लस बी सी जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा ए सी प्लस बी की फॉर्मेशन वो करेंगे। मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसने लेस रिएक्टिव मेटल को यहाँ से क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। अगर हम यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक एग्जांपल के बारे में बात करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हमारा ZnHCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है हमारा ZnCl2 और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज होती है? H2 गैस रिलीज होती है। मतलब जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वो हमारा किसका फॉर्मेशन करता है? जिंक क्लोराइड का, और साथ ही साथ कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि Zn ने क्या करा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl के साथ लग के क्या बना दिया? ZnCl2, और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज हुई है? H2 गैस हमारी वहां से रिलीज हुई है। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन हो गई हमारी कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे होगा हमारा आयंस का चेंज। देखो, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड, इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरीके के आयंस
अपने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ डिस्प्लेस हो जाएंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, उसी को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ए प्लस का है, एक्स माइनस का है, देन अगेन बी हमारा प्लस का है और वाई हमारा माइनस का है, यानी ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट। अब अगर हम इसको ब्रेक करें तो जो हमारा ए है वो कैसा हो जाएगा, ए प्लस का हो गया एक्स माइनस का, सेम इसी तरीके से ये हो गया बी प्लस में और वाई माइनस में। अब होगा क्या, ये जो हमारे प्लस और माइनस है उसके आयंस एक्सचेंज होंगे, यानी ये जो ए प्लस का है वो दूसरे के माइनस के साथ जाएगा, यानी ए वाई के साथ गया और किसकी फॉर्मेशन कर लिया, ए प्लस वाई माइनस की। सेम ऐसे ही जो तुम्हारा एक्स माइनस है वो बी प्लस के साथ जाएगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, बी प्लस एक्स माइनस की। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट के आयंस हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। जो प्लस वाला हैगा वो दूसरे के माइनस के साथ जा रहा है और दूसरे का माइनस दूसरे के प्लस के साथ जा रहा है, मतलब आयन आपस में अदला बदली कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और वहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का मेजर डिफरेंस है, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है दोनों रिएक्शंस को लेकर के। नेक्स्ट आई हमारी अब कौन सी फिफ्थ रिएक्शन, उसका नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चार रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है हमारा किसी चीज में उसका जो प्रेसिपिटेट बच जाता है, मतलब अगर कोई रिएक्शन होती है और कुछ चीज हमारी जो होती है वो सॉल्युबल नहीं होती है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करती है, वो क्या हो जाती है रिएक्शन के बाद नीचे हमारे सरफेस पे उस रिएक्ट जहाँ पे भी हम बीकर में अगर रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे तो वहां पे वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे क्या बोला गया है, केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स वाटर इंफॉर्मेशन ऑफ वाटर इन सोल्यूबल प्रेसिपिटेशन, वही चीज बोली गई है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में देखें तो इसका हमारा एग्जाम्पल होगा जब हम AgNO3 को यानी सिल्वर नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NaCl के साथ, तो यहाँ पे हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, AgCl की और साथ ही साथ NaNO3 की। देखो AgNO3 क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट, NaCl हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, AgCl हो गया हमारा सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 हो गया हमारा सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो AgCl है यानी ये जो सिल्वर क्लोराइड है, यही हमारा इस रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन में रहता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन में रहता है। मतलब जब हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा सिल्वर क्लोराइड बनेगा जो हमारा प्रेसिपिटेट होगा, यानी रिएक्शन के दौरान पे वो हमें सरफेस पे बीकर के या टेस्ट ट्यूब में जिसमें भी हम करेंगे उसमें नीचे हमें सेटल डाउन होता हुआ दिखाई देगा।
नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें जिसमें से हीट रिलीज़ हो, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। देखो, जब भी हम किसी रिएक्शंस को करते हैं, हमारे पास 2 कंडीशन होती है, या तो हमें उस रिएक्शन को करवाने के लिए खुद से हीट को देना पड़े, या तो जब वो हमारी रिएक्शन होगी, उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट रिलीज़ होगी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हमारी हीट निकले, उसे हम बोलेंगे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसका एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन में क्या बोला गया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यानी अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, नेचुरल गैस क्या है हमारी CH4। CH4 हमें इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, यानी ट्वाइस ऑफ O2 की प्रेजेंस में जब हम बर्न करेंगे, तो ये हमारा बनेगा CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ये हमारी किसकी इक्वेशन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जब हम इस रिएक्शन को करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, इसमें हमें हीट देखने को मिलती है। इस वजह से ये हमारी कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक पॉइंट दे रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम वेजिटेबल जो होती है, हमारी सब्जियां होती है, उसको हम किस में चेंज करें, कंपोस्ट में, एक तरीके की खाद की फॉर्मेशन करें, तो उस कंडीशन में भी हमारी जो वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होता है, उस टाइम पे हमें वहाँ पे हीट देखने को मिलती है, यानी वहाँ पे भी कौन-सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन वो भी हमारा क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे है देखो, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के टाइम पे जो भी हमारे बॉडी के अंदर का ग्लूकोज होता है, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है।
ठीक है? अगर हम यहाँ पे इसके रिएक्शन के बारे में देखें, रेस्पिरेशन इन की रिएक्शन में हम ये देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज होते हैं यानी C6H12O6 वो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसकी मदद से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है किसमें CO2 में और साथ ही साथ H2O में और हमें क्या देता है एनर्जी देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हो गई हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। रेस्पिरेशन की रिएक्शन में यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन की मदद से किसका फॉर्मेशन हो रही है एनर्जी रिलीज हो रही है। यही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है हीट कहलाती है। तो ये हमारी कैसी प्रोसेस हो गई एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ये रिएक्शन हमारी चैप्टर नंबर 5 जब हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे वहां पर भी आएगी। तो हमें यहाँ पे जो जो चीजें पहले से हमें रिवाइज हो रही है उसे साथ ही साथ याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है द फूड दैट वी इनटेक इन इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ड्यूरिंग डाइजेशन। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है हमारा जो फूड है वो हमारे सिंपल सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। कब जब हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स थस एब्जॉर्ब्ड आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो जाता है ब्रोकन डाउन होने लगता है ग्लूकोज में और वही ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ अपनी सेल के अंदर जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ये इसने पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझाया है और नीचे हमने क्या देखी है रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन। तो ये होता है हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो कैसे का प्रोसेस है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है रिएक्शंस विच अकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब जिसमें हमें अपने आप हीट देनी पड़े ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट प्रोवाइड करनी पड़े वो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे तो इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे यानी कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे। अब हमारे पास क्या है एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया CaCO3। हमने क्या करा इसको हीट करा। हीट करने पर क्या होगा ये हमारा ब्रेक डाउन होगा किसमें CaO में और साथ ही साथ CO2 में। तो ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल जिसमें हमने ये देखा कि जब हम CaCO3 को हीट कर रहे हैं यानी इसको जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को समझेंगे उसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सी यानी ऑक्सीजन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो
ऑक्सीडेशन को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ H2, यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, यानी निकाल रहा है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे अगर हम देखें, जो हमारे ऑक्सीडेशन होता है वो मोस्टली किसमें देखने को मिलता है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के अंदर। या फिर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे एक ड्राइंग दे रखी है जिसमें क्या बोला गया है? H2 जो क्या दिखा रखा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी H कैसा है? H हमारा पॉजिटिव का चार्ज गेन करता है। इसका मतलब ये है कि उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है? ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें दे रखा है किसके बारे में? रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? वहां पे हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव होगा। यानी अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। अब ये यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ने की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ लेंगे, उसके बारे में समझ लेंगे, तभी हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अब देखो, एक चीज और हमने देखी थी, जो ऑक्सीडेशन है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब अपने उसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। लेकिन हमारा जो रिडक्शन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे इसमें फिगर में O2 के इसमें दिखाया गया है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा -2 का चार्ज कैरी करता है। इसका मतलब क्या है? वो रिडक्शन की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमारे पेपर में एग्जाम में जो है डिफरेंस पूछा जाता है 3 मार्क्स के अंदर, कि डिफरेंस बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर। तो वहां पे हमें लिखना पड़ेगा कि जो ऑक्सीडेशन है उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और वहीं रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, लेकिन रिडक्शन के अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन में हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाते हैं और वहीं रिडक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को गेन करवाते हैं। तो ये हमें छोटे-छोटे से ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच के डिफरेंस याद होने चाहिए, ताकि हम पेपर में अच्छे से मेंशन करके लिख सकें। अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पर्पज से ही रिडॉक्स रिएक्शन को, कि रिडॉक्स रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिले, वो हमारी क्या कहलाएंगी? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी। तो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे पास एक और तरीका है याद करने का, वो ये है रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब आर से हो गया हमारा क्या? रिडक्शन, और ऑक्स से हो गया हमारा इसमें ऑक्सीडेशन। मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगी, वो हमारी कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमारे पास क्या दे रखा है रिडॉक्स रिएक्शन का? एक नीचे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है पिक्चर के थ्रू। इसमें क्या कहा गया है? हमारे पास एक ए रिएक्टेंट है, एक बी रिएक्टेंट है, ठीक है। ए के ऊपर कितने का चार्ज है? ए के ऊपर हमारा 0 चार्ज है, और बी के ऊपर भी हमारा क्या चार्ज है? 0। अब हमने क्या देखा कि ये जो ए है, या फिर ये समझो ए के ऊपर चार्ज कितने का आ गया? पॉजिटिव का आ गया। पॉजिटिव के चार्ज का मतलब क्या है? इसने अपने इलेक्ट्रॉन को
लॉस करा है, वो कितना हो गया, वो न्यूट्रल से पॉजिटिव पे चला गया, जीरो ना बोल करके हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। मतलब अभी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि उसका जो चार्ज है वो जीरो से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो प्लस का साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये बताता है कि वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो वो कौन से स्टेटमेंट शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन का। वहीं अगर हम बी को देखें तो बी में क्या हुआ है, वो ओ से क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी नेगेटिव का चार्ज आ गया है। वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इस कंडीशन में वहां क्या देखने को मिला, रिडक्शन। तो ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिला और साथ ही साथ रिडक्शन भी देखने को मिला। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस रिएक्शन में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में देखें तो हमारे पास है, अगर हम Zn को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, Cu2+ के साथ, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Zn2+ और साथ ही साथ Cu। अब देखो, अब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले सब्सटेंस को पहचानेंगे और रिडक्शन वाले सब्सटेंस को पहचानेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा Zn है वो Zn से क्या हो गया, Zn2+। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, वो ऑक्सीडेशन हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें Cu2+ से क्या हो गया है, Cu हो गया है। यानी इसका यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, रिडक्शन देखने को मिला है। एक चीज और हमेशा याद रखनी है, जिस भी सब्सटेंस का, अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। और अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसका जो हमारा बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर हम एजेंट के बारे में देखें कि हमारे कौन से एजेंट है, तो जो हमारा Zn है वो किसमें चेंज हो रहा है, Zn2+ में। यानी जो Zn है वो Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडेशन हमारा उसमें देखने को मिला है। तो इसमें हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इसमें हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा Zn। क्यों, देखो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा इसमें Zn, यानी ये जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये कौन से एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वही हमारा जो Cu2+ है वो Cu में गया है जिसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, वो होगा हमारा Cu2+। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमसे केमिकल रिएक्शन दे करके वो पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब बारी आती है हमारी, यहाँ पे होता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फिनिश। अब हम पढ़ेंगे आगे के जो दो टॉपिक्स थे जो हमारे पेपर में ऑलरेडी कट हो चुके हैं, लेकिन हमें चैप्टर नंबर 3 के लिए पढ़ना है। वो क्या है, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो अब हम सबसे पहले कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम
नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बोले तो कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, या फिर ये बोलना जो भी हमारा मेटल है वो एयर के कांटेक्ट में आता है और उसके ऊपर हमारे को एक लेयर देखने को मिलती है, वो हमारा क्या कहलाता है? कोरोजन। तो क्या बोला गया? द फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना जिसमें जो हमारा मेटल्स है आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, मतलब वो धीरे धीरे एयर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से वो जो हमारे मेटल्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो हमारा वही क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। तो क्या बोला गया है? द फिनोमिना इन व्हिच मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, एयर की रिएक्शन की वजह से, वाटर की वजह से, और जो भी हमारे केमिकल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से उसमें हमें एक ऑक्सीजन की लेयर या फिर हमारे एक मेटल के ऊपर लेयर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो हमारा मेटल खराब होने लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। सबसे बेटर एग्जांपल है कोरोजन का, घर में जो भी हमारे लोहे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, उसमें हमें जंग देखने को मिलता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट। तो वो जो रस्ट होता है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? वो हमारा कोरोजन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी हमें ऑलरेडी कोरोजन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है? ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। चांदी के ऊपर हम देखते हैं कि वो चांदी हमारी काली पड़ने लगती है, तो उसमें वो जो ब्लैक कोटिंग है वो भी किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी जो हमारे पास कॉपर होता है उसके ऊपर भी जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक दे रखी पिक्चर, वो किसकी है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी की। ये हमारी किस कलर की है? ग्रीन कलर की। क्यों? क्योंकि ये कॉपर की बनी है। बाहर के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर, वाटर और केमिकल की वजह से ये किस कलर में चेंज हो गई है? ग्रीन कलर में। क्यों? क्योंकि इस कॉपर के ऊपर हमें एक कोटिंग देखने को मिलती है ग्रीन कलर की, जो कौन से फिनोमिना को दिखाती है? कोरोजन के फिनोमिना को दिखाती है। नेक्स्ट हमारे पास कोरोजन का एग्जाम्पल दे रखा है, क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में देखेंगे, किस तरीके से हमारा आयरन में जंग लगता है। देखो, इट इज ड्यू टू कोरोजन, यानी कोरोजन की वजह से इट कैन बी प्रिवेंटेड। देखो, जो हमारे जो लोहे होते हैं उसके ऊपर जो भी हमारा जंग लगता है, कोरोजन लगता है, उसमें हम लोग अपने घर में भी देखते होंगे पेरेंट्स क्या करते हैं, जो हमारा लोहे की चीज होती है उस पे ग्रीस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? ताकि हम उसको जंग लगने से बचा सके। तो यहाँ पे भी हमारे पास दे रखा है, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर अगर हम पेंट को अप्लाई करते हैं तो भी हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस ऑफ आयरन। देखो, पेंट की वजह से होता क्या है? पेंट हमारी क्या हो जाती है? एक आयरन के ऊपर लेयरिंग कर देती है, जिसकी वजह से अंदर जो हमारा आयरन का मेटल प्रेजेंट है वो बाहर के इन्वायरमेंट, वाटर और केमिकल के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, और उसमें हमें किसी भी तरीके की रस्ट देखने को नहीं मिलती है। तो ये हमारा कुछ एक बेसिक सा एक पॉइंट बोलो या फिर एग्जांपल बोलो, जिससे हम अपने आयरन को रस्ट करने से बचा सकते हैं। बाकी जो इसमें डिटेलिंग है किस किस तरीके से और हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं, वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये इस चैप्टर से कट है, बट बेसिक करने के लिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? तो रेंसिडिटी में बोला गया है द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स, मतलब जो भी हमारे फूड के अंदर ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है उसका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो हमारा फूड है उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। मतलब जो हमारा खाना होता है, खाने को अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो कुछ टाइम के बाद स्मेल करने लगता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो रेंसिडिटी भी हमारा वही प्रोसेस है जिसमें हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट जो भी ऑयल और फैट होता है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करने लगता है, जिसकी वजह से उसके स्मेल और टेस्ट में चेंज आ जाता है। यहाँ पे हमें एक पिक्चर भी दे रखी है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो चिप्स है उसके अंदर व्हाइट कलर की हमें काफ़ी तरीके की फंगस वगैरह ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये क्या है? ये हमारा पूरा रेंसिडाइज़ हो चुका है, जिसमें हमें अगर इसको टेस्ट करेंगे या स्मेल करेंगे बहुत बुरी स्मेल और टेस्ट आने वाली है। अब रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड। अब हम अपने खाने को खराब होने से भी बचा सकते हैं। तो उसके क्या-क्या मेथड हैं? सबसे पहला, बाय कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर। जो भी हमारा फूड का मटेरियल है, उसको हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर फिल करेंगे। मतलब ऐसे कोई भी कंटेनर में नहीं रखेंगे कि जिसमें से हमारी ऑक्सीजन या फिर एयर आस-पास जो एयर है वो पार हो सके और हमारे फूड को खराब कर सके, क्योंकि एयर में क्या है? ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है और ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में अगर हमारा फूड आएगा, तो वो ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा, जिससे उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज़, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। मतलब जो भी हमारा कुक्ड फूड है, उसको रेफ्रिजरेट करेंगे लो टेम्परेचर में, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और वो रेंसिडाइज़ ना हो। थर्ड है हमारे पास पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स इन पैक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। इट प्रिवेंट्स ऑयल एंड फैट्स फ्रॉम रिएक्टिंग विथ एयर। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज का नया वर्ड यूज हुआ है, वो क्या है? नाइट्रोजन गैस। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इस नाइट्रोजन गैस के नाम को याद रखना है, क्योंकि पेपर में हमसे इसी नाइट्रोजन गैस के बारे में पूछा जाता है कि जो हमारे फूड के जो फूड होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं, उसके अंदर जो पैकेट्स होते हैं उसमें हम कौन सी गैस की फिलिंग करते हैं, तो वो हमें याद होनी चाहिए। उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की मदद से जो हमारे ऑयल और फैट हैं वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते और जो हमारा फूड है वो नॉर्मल रहता है, मतलब उसका स्मेल और टेस्ट चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल्स डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एयर। मतलब जो भी हमारा कुक्ड फूड है या मटेरियल्स है, उसको हम अवॉइड करेंगे कि वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ना आए। और साथ ही साथ हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। हमें एक इसमें एंटीऑक्सीडेंट का नाम भी गिवन है, वो क्या है? BHA। BHA का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइल हाइड्रोक्सी एनिजोल। मतलब ये हमारा एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसका यूज करके भी हम अपने फूड को रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। तो उसका नाम क्या है? BHA। BHA यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो यहाँ पे होता है हमारा रेंसिडिटी वाला टॉपिक भी फिनिश। अगर हम आज के समरी के बारे में बात करें, आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा कि कौन-कौन सी हमारी केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात की, उसके बाद हमने वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया।
साथ ही साथ हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा। एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखा कि उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा था उसमें, और लास्ट में हमने वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात की। तो ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर था चैप्टर नंबर 1 का, क्योंकि इसमें हमने सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। साथ में हमने एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर किए हैं। वो कौन से हैं? वो है हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जिसमें जो हमारा कोरोजन वाला टॉपिक है वो हम आगे चैप्टर नंबर 3 में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस लेक्चर में हमने सिर्फ कोरोजन की बेसिक के बारे में जाना है, तो बाकी यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश। जो हमारा कोरोजन वाला टॉपिक है उसको हम चैप्टर नंबर 3 में और अच्छे से डिटेल में विथ केमिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, बट हमें बेसिक के लिए यहाँ पर इसको पढ़ना जरूरी था। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में, जिसमें हम एसिड और बेस के बारे में डिस्कस करेंगे।